चलो शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। ये प्रैक्टिस सेट जो है आरसी एकेडमी की तरफ से 7वां प्रैक्टिस सेट है। तो हमने जो है जिन्होंने इससे पहले 6 प्रैक्टिस सेट नहीं किए हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, आप उससे पहले के 6 प्रैक्टिस सेट कर सकते हो। जिन्होंने लगभग जो है 15 से 18 प्रैक्टिस सेट लगा दिए इस टाइप के, जिस टाइप से हम बता रहे हैं, तो उत्तराखंड के पुलिस और फॉरेस्ट गार्ड में नौकरी सुनिश्चित हो सकती है आप लोगों की, है ना। अगर आप लोग 15 से 18 प्रैक्टिस सेट लगा देते हो तो आपके आराम से 70 पार हो सकता है। तो चलो शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। क्वेश्चन नंबर 1, एकाक्षरी भाषा परिवार से तात्पर्य है। कहने का मतलब है कि जो एकाक्षरी है वो किस भाषा से संबंधित है। तो एकाक्षरी चीनी भाषा परिवार से संबंधित है, क्योंकि एक जो एकाक्षरी है ये भारत के पूर्वी उत्तरी क्षेत्र में बोली जाती है, जैसे आपका सिक्किम हुआ, आपका अरुणाचल प्रदेश हुआ, है ना। और इसके अलावा अगर भारत के बाहर की बात करें तो ये चीन, तिब्बत और म्यांमार में जो है बहुत ज़्यादा बोली जाती है। ये एकाक्षरी भाषा परिवार कहाँ फैला हुआ है आपका, तो चीन, तिब्बत और म्यांमार में फैला और भारत के पूर्वी उत्तरी क्षेत्र में फैला हो। तो इसका ये आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, ईर्खा को खड़ी बोली में क्या कहते हैं। ईर्खा को खड़ी बोली में क्या कहते हैं। तो ईर्खा को खड़ी बोली में ईर्ष्या कहते हैं। आप लोगों ने खड़ी बोली के बारे में सुना होगा, कभी कभी क्वेश्चन आता है कि जो खड़ी बोली है उसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। तो 14वीं शताब्दी में खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले अमीर खुसरो ने किया था। किसने किया था? अमीर खुसरो ने किया था अपनी कविता में। और कब किया था? 14वीं शताब्दी में, है ना। तो ईर्खा को खड़ी बोली में क्या कहते हैं? ईर्ष्या। जो ईर्ष्या है वही क्या है? ईर्खा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती है। तो इस क्वेश्चन को भी बहुत सारे लोग गलत कर देते हैं। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, सभी को पता होगा हिंदी में क्या होता है। एक ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती है, मुख्य ध्वनियाँ एक स्वर होता है और दूसरा क्या होता है? व्यंजन होता है। तो हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की हो गई? 2 प्रकार की होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, इनमें से कौन सा अर्ध विवृत स्वर है। देखिए भाई, यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि जो स्वर है मुख के खुलने के आधार पर, मुख के खुलने के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो मुख के खुलने के आधार पर स्वर 4 प्रकार के होता है। एक होता है संवृत स्वर, एक होता है अर्ध संवृत स्वर, और एक होता है विवृत स्वर, और एक होता है अर्ध विवृत स्वर। तो संवृत स्वर क्या होता है? जब जिस स्वर के उच्चारण में मुंह बहुत कम खुलता है उसे संवृत स्वर कहते हैं। जैसे छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ओ और बड़ा ओ, है ना। अर्ध संवृत स्वर क्या होता है? जिनका उच्चारण में जो मुंह संवृत स्वर से थोड़ा सा ज़्यादा खुलता है उन्हें अर्ध संवृत स्वर कहते हैं। जैसे ए और आओ, ए और ओ होता है, ए और ओ। और अर्ध विवृत स्वर होता है जिनमें मुंह आधा खुलता है, जिनमें मुंह आधा खुलता है, मतलब अर्ध संवृत स्वरों से ज़्यादा मुंह खुलता है या आधा खुलता है, उन्हें कहते हैं अर्ध विवृत स्वर, है ना। जैसे आपका ओ, आई और आउ, है ना, ये अर्ध विवृत स्वर है। इसके अलावा आ देखो, जिसके ऊपर चंद्र बिंदावता लगाओ, ये भी अर्ध विवृत स्वर में ही आता है। इसके बाद अगर हम बात करें विवृत स्वर की, तो जो विवृत स्वर होता है वो क्या होता है कि जिनमें मुंह पूरा के पूरा खुलता है उन्हें विवृत स्वर कहते हैं। जैसे आपका आ हो गया, है ना, और आ हो गया जिसमें अंक का बिंदावता लगा हुआ है ना, तो ये विवृत स्वर में आते हैं। तो यहाँ पे पूछा था अर्ध विवृत स्वर। तो अर्ध विवृत स्वर होता है जिनमें मुंह आधा खुलता है, तो इसमें अ हो गया और मतलब आई हो गया और आओ हो गया, है ना। तो इसमें आई जो है इसमें अर्ध विवृत स्वर होगा। तो बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से कौन सा एक संज्ञा शब्द है। देखो भाई, संज्ञा क्या होता है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। अगर आप वस्तु या फिर स्थान के नाम की बात करोगे तो पहाड़, तो पहाड़ एक क्या है? संज्ञा शब्द है। तो ध्यान रखना, पहाड़ एक संज्ञा शब्द है। और जबकि आप यह देखोगे या जी ना देखोगे या पुराना देखोगे तो ये किसी का भी नाम नहीं है। तो पहाड़ किसका नाम है? तो पहाड़ एक मतलब क्या बोलता हम, पहाड़ी जैसे होता है, चोटी, पर्वत, है ना, तो उनका एक नाम है ये, है ना। तो स्थान का नाम बोल सकते हो। तो यहाँ पे क्या होगा? ये संज्ञा शब्द क्या होगा? पहाड़। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो आप इस तरीके से इसका उच्चारण के आधार पर निकाल सकते हो। जैसे आप बोलोगे कि सभा बैठी हुई है या सभा हो गई है। हो गई है मतलब स्त्रीलिंग है। या सेना की मंडली जा रही है, जा रही है मतलब क्या है? ये भी स्त्रीलिंग होगा। और न्याय
तुम्हारे साथ न्याय हो गया है, तो गया है आया तो मतलब पुल्लिंग है, गया है पुल्लिंग के साथ आएगा। और आप मंत्रणा की बात करो, मंत्रणा हो चुकी है तो ये भी स्त्रीलिंग है, तो न्याय इसमें क्या होगा, पुल्लिंग शब्द होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इनमें से कौन सा एक विशेषण शब्द है? तो विशेषण क्या होते हैं भाई, जो संज्ञा या सर्वनाम की क्या करते हैं, विशेषता बताते हैं। तो संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं उन्हें ही क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। जैसा आप लोग देखो, अगर हम बात करेंगे कि राम सुंदर है, तो राम सुंदर है, या फिर हम बोलेंगे सुंदर चित्र, तो राम सुंदर है तो राम के बारे में बता रहा कि राम कैसा है, सुंदर है, तो सुंदर क्या होगी, राम की विशेषता होगी। या सुंदर चित्र, तो चित्र के बारे में बोल रहे कि चित्र कैसा सुंदर है, तो चित्र की क्या है, विशेषता बता रहा है, तो सुंदर इसमें सही आंसर होगा। तो विशेषण क्या होगा इसमें, सुंदर, तो डी आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। माँ ने पिताजी से सामान मंगवाया, यहाँ क्रिया का कौन सा रूप है? तो क्रिया बतानी है कि कौन सी क्रिया है। अकर्मक क्रिया की अगर हम बात करें तो अकर्मक क्रिया कहाँ होती है, जहाँ पे काम करने की क्रिया की आवश्यकता नहीं पड़ती। जैसे सूर्य चमकता है, तो सूर्य चमकता है तो इसमें अकर्मक क्रिया होगी। जैसा आप यहाँ पर देखोगे कृदंत है, संयुक्त क्रिया है, प्रेरणार्थक क्रिया, ये क्या होती है, कृदंत क्रिया वो होती है जो कृत प्रत्यय से बनती है। जैसा अगर मैं बोलूँ चलता, दौड़ता, भागता, तो ये क्या है, कृत प्रत्यय से बोलो, चल दौड़ भाग है ना, चलता दौड़ता भागता है ना। अगर संयुक्त क्रिया की बात करें तो संयुक्त क्रिया का मतलब होता है जो दो धातुओं से बनती है, जैसे चल देना, रो पढ़ना, झुक जाना, ये दो दो क्रियाओं से बन रही है, तो इसको क्या बोलेंगे, संयुक्त क्रिया बोलेंगे, है ना। अब परंतु प्रेरणार्थक क्रिया की बात करें तो जहाँ पे जो है कोई व्यक्ति या आप बोल सकते हो कर्ता काम को स्वयं ना करते किसी अन्य के माध्यम से काम करवाता है, वहाँ क्या होती है, प्रेरणार्थक क्रिया होती है। माँ ने पिताजी से सामान मंगवाया, तो किसी दूसरे के माध्यम से, माँ ने मंगवाया सामान पिताजी से, है ना, तो मंगवाया है तो किसी दूसरे को प्रेरित करके मंगवाया, तो यहाँ प्रेरणार्थक क्रिया होगी। तो डी आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। आचार्य किशोरीदास वाजपेयी के मत के अनुसार हिंदी में कारक कितने हैं? तो वैसे हिंदी में कारकों की संख्या कितनी होती है, 8। पर ध्यान रखना आप लोग, अगर क्वेश्चन आएगा आज का आचार्य किशोरीदास वाजपेयी के अनुसार, तो आचार्य किशोरीदास वाजपेयी के अनुसार जो क्रिया कितने प्रकार की है, 6 प्रकार की है। इनकी एक रचना है जिसका नाम है ग्रंथावली, ग्रंथावली प्रथम या ग्रंथावली फर्स्ट बोल सकते हो आप लोग। उसी में इन्होंने इसकी चर्चा की है कि जो आपके कारक होते हैं, कारक जो है 6 प्रकार के होने चाहिए, है ना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से अव्यय है, तो अव्यय क्या होता है भाई, अव्यय बोल रहा, अव्यय का मतलब होता है जिन्हें हम अभिकारी शब्द भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जिन्हें अभिकारी शब्द बोलते हैं वही अव्यय होते हैं। तो अभिकारी शब्द जैसे तथा, जो संज्ञा, ऐसे शब्द जो लिंग, वचन, कारक और क्रिया के आधार पर परिवर्तित नहीं हो सकते उन्हें अभिकारी शब्द कहते हैं या अव्यय कहते हैं। जैसे तथा, तथा है तो तथा को हम चेंज नहीं कर सकते, जैसे तथा हो गया, तथो हो गया, तथे हो गया, तो इनको चेंज नहीं कर सकते, तो ये क्या है, अव्यय है। तो तथा क्या है, एक अव्यय है। अगर सुंदर बोलो तो सुंदर को हम सुंदरी बोल सकते हैं, नया है तो नया को नये बोल सकते हैं। बल्कि अगर वर्तमान की बात करें तो वर्तमान जो आपका क्या होता है, समय होता है या काल होता है, ये भी क्या होता है, अभिकारी शब्द होता है। तो इसमें सी भी क्या है, अव्यय है, और तथा भी क्या है, इसमें अव्यय है। तो ए और सी दोनों इसके सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। दिए गए शब्दों में तत्सम शब्द का चयन करें। तो भाई आप लोग ध्यान देना, तत्सम शब्द क्या होता है, ऐसे शब्द जो संस्कृत के शब्द होते हैं और हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयोग किए जाते हैं उन्हें तत्सम कहते हैं, और जो हिंदी का बिगड़ा हुआ रूप होता है उन्हें तद्भव कहते हैं। तो इसलिए जो तत्सम शब्द होते हैं उन्हें शुद्ध शब्द भी बोलते हैं, क्योंकि संस्कृत के शुद्ध शब्द होते हैं, और जो अशुद्ध शब्द होते हैं उन्हें तद्भव भी कहते हैं। तो इनके हिसाब से जो शुद्ध शब्द है या तत्सम शब्द है वो केवल क्या है, पहले वाला है, तो अंश जो है इसका बिल्कुल सही आंसर है। तो आंसर ए सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। अनिक का पर्यायवाची शब्द होगा, तो अनिक का पर्यायवाची शब्द भाई होता है सेना, है ना। अनिक का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, सेना होता है। इसके अलावा आप लोग अनिक के पर्यायवाची कुछ और भी याद रखना, जैसे अनिकिनी लिख सकता है, क्या लिख सकता है, अनिकिनी। तो अनिकिनी भी अनिक का पर्यायवाची शब्द मतलब सेना का पर्यायवाची शब्द है। इसके अलावा चम्मू लिख सकता है, चम्मू के अलावा जो है दल लिख सकता है ना। और दल के अलावा क्या लिख सकता है, कटक, कटक, कटक भी, और ऊनी, है ना, ऊनी भी क्या है, इसका पर्यायवाची शब्द है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। ऐसे शब्द जो उच्चारण और वर्तनी की दृष्टि से समान होते हैं पर व्युत्पत्ति तथा अर्थ की दृष्टि से भिन्न होते हैं,
उन्हें क्या कहते हैं? तो देखो इन्हें क्या कहते हैं? समानार्थी शब्द कहते हैं। ये ऐसे शब्द होते हैं जो मतलब अगर वर्तनी जो पर्यायवाची शब्द होते हैं, देखो पर्यायवाची में और समानार्थी में क्या शब्द मतलब होता है? पर्यायवाची शब्द होता है कि ऐसे शब्द जिसके और भी अर्थ होते हैं, है ना, जिससे उसके और जो अर्थ होते हैं, जैसे कमल है ना, जलज बोल सकते हैं, तो कमल को जलज ही बोलते हैं, तो कमल का ही अर्थ है। पर समानार्थी का मतलब होता है कि उसके जैसे, है ना, तो वो मतलब बिल्कुल अर्थ वही नहीं होगा परंतु उसके जैसे अर्थ वाले होंगे, है ना, तो उन्हें समानार्थी शब्द कहते हैं। तो इसीलिए कह रहे हैं ऐसे शब्द जो उच्चारण और वर्तनी की दृष्टि से समान है परंतु व्युत्पत्ति तथा अर्थ की व्युत्पत्ति का मतलब है बनावट के आधार पर, है ना, और दृष्टि के आधार पर क्या है? भिन्न होते हैं। तो उन्हें क्या कहते हैं? समानार्थी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। जिसके पास घर ना हो, तो जिसके पास घर ना हो उसे क्या कहते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो भाई, घर का मतलब होता है निकेत। यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है कंफ्यूज हो जाते हैं ना। जिसके पास घर ना हो उसे निकेत, जिसके पास घर होता है उसे कहते हैं निकेत। घर का मतलब होता है निकेत, और अनिकेत का मतलब होता है जिसके पास घर नहीं होता है। तो इसका आंसर अनिकेत बिल्कुल सही है। बहुत सारे लोग अंकीचन लगा देते हैं इसका आंसर, है ना। अंकीचन का मतलब होता है जिसके पास कुछ नहीं होता है, वो होता है अंकीचन। क्या होता है? जिसके पास कुछ नहीं होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। जिसके पास कुछ नहीं होता उसे अंकीचन कहते हैं, और जिसके पास घर नहीं होता है उसे अनिकेत कहते हैं, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में लोकोक्ति चुनिए। देखो लोकोक्ति क्या होता है? क्या होता है कि अलग विशेष अर्थ या फिर स्वतंत्र जो नहीं होते हैं, जिनका कोई अलग से विशेष अर्थ नहीं होता है या स्वतंत्र नहीं होते, उन्हें कहते हैं मुहावरा, है ना। और लोकोक्ति क्या होता है? जिनका अर्थ बिल्कुल स्पष्ट होता है और सामान्य अर्थ को जो नहीं छोड़ता है ना। मुहावरे सामान्य अर्थ को छोड़ के जो है कुछ अलग ही अर्थ बनाते हैं, जबकि जो लोकोक्ति होती है उसको अपने सामान्य अर्थ को नहीं छोड़ता और स्वतंत्र रूप से बोली जाती है लोकोक्तियाँ। जैसा आप लोग देखो, अध जल गगरी छलकत जाए, तो अध जल गगरी छलकत जाए, ये अपना सामान्य अर्थ को नहीं छोड़ रहा है ना। तो इसका अर्थ क्या होता है? जिसके पास ज्ञान कम होता है वो दिखावा करता है ना, तो अपने सामान्य अर्थ को नहीं छोड़ रहा है। जबकि आप देखो अंधे की लकड़ी, है ना, अंधे की लकड़ी, तो अंधे की लकड़ी का मतलब क्या होता है? एकमात्र सहारा, है ना। तो नाम कुछ और ही बोल रहा है और अर्थ कुछ और ही आ रहा है ना। अंधे की लकड़ी कुछ और भी मतलब निकल सकता था। गले पड़ना, गले पड़ना मतलब पीछा ही पकड़ लेना, है ना, ये भी बिल्कुल इसका अर्थ भी कुछ अलग ही हो सकता था। और 9 2 11 होना, बोल तो 9 2 11 बोल रहा है कि 9 और 2 11 होता है, परंतु मतलब क्या है इसका कुछ और ही निकल रहा, मतलब सामान्य अर्थ को छोड़ रहे हैं सब लोग, है ना। 9 2 11 होने का मतलब होता है भाग जाना। तो अज्जल गगरी छलकत जाए, ये क्या है? लोकोक्ति है। बाकी सारे के सारे क्या है? ये मुहावरे हैं। तो ऐसा क्वेश्चन कई बार आ जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। पराजय में उपसर्ग होगा। तो पराजय में उपसर्ग, ये जो पराजय है ये परा प्लस जय से मिलकर बना हुआ है, तो इसमें उपसर्ग क्या होगा? जय, परा होगा, क्योंकि जो शब्दांश जो है किसी शब्द के पूर्व में लगते हैं उन्हें ही उपसर्ग कहते हैं, तो परा उपसर्ग होगा इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं 17। बैठक शब्द में प्रत्यय होगा। तो प्रत्यय क्या होता है? ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ को चेंज करते हैं या परिवर्तित कर देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। तो आप लोग बैठक को देखोगे तो ये बैठ प्लस बैठक से बना हुआ है, बैठक प्लस बैठ प्लस कौ से बना हुआ है, सॉरी ये किससे बना हुआ है? बैठ प्लस कौ से, बैठ प्लस कौ से बना हुआ है। तो इसमें आप लोग ध्यान देना, ये बैठ प्लस कौ से बना हुआ है, ये पूरी तरीके से स्वतंत्र शब्द है बैठ, और बैठ के पीछे जो है कौ लगा हुआ है, तो इसमें कौ जो है क्या होगा? प्रत्यय होगा। ये बिल्कुल सही आंसर सी है इसका। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। महोत्सव में कौन सी संधि है? तो देखो अगर आप महोत्सव का संधि विच्छेद करोगे तो इसका संधि विच्छेद भी कई बार पूछा जाता है। तो महाधन उत्सव, महाधन उत्सव जो है इसका क्या है? संधि विच्छेद है। तो ये किस में टूट रहा है? अगर आप प्लस से पहले देखो तो हा का मतलब होता है आ, तो ये आ प्लस ऊ में टूटा हुआ है। तो आप लोग ध्यान देना, इसकी एक ट्रिक होती है, अगर कोई शब्द जो है ऐसे टूटता है कि जिसमें प्लस से पहले ओ या आ आए और प्लस के बाद जो है ऊ से लेकर री तक का कोई शब्द आए, तो वहाँ पे हमेशा गुण संधि होती है। तो इसमें जो है कौन सी संधि होगी? इसमें गुण संधि होगी। तो इसका डी आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। सूरदास को किस रस का सम्राट कहा जाता है? तो आप लोग ध्यान देना कि जो सूरदास थे वो श्री कृष्ण के बारे में लिखा करते थे,
है ना, कृष्ण भक्ति धारा के कवि थे। और कृष्ण के जो बचपन के बारे में वो बहुत लिखा करते थे। तो बचपन के बारे में जब लिखा जाता है तो वहाँ पे कौन सा रस होता है, वात्सल्य रस होता है। तो सूरदास को वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता था। और इसके साथ साथ सूरदास ने अपने कविता में किस रस का प्रयोग किया है, ये भी क्वेश्चन बनता है। तो या तो वात्सल्य रस लिखेगा या फिर क्या लिखेगा, श्रृंगार रस, क्योंकि श्री कृष्ण के जीवन के बारे में जो है, श्री कृष्ण की जो बारे में जो बताया जाता था तो वहाँ पे श्रृंगार रस का भी प्रयोग किया है सूरदास ने, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। तुलसीदास के रचनाकार कौन है? तो देखो इसमें कंफ्यूज मत होना आप लोग। तुलसीदास जो है कवि का नाम तो है ही, आपको पता होगा गोस्वामी तुलसीदास के बारे में, परंतु उनके ही ऊपर एक कविता लिखी गई है जो एक रचना बनी हुई है तुलसीदास। तो तुलसीदास एक रचना है ना। और जो रचना जो है किसने लिखी है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। तो ध्यान रखना कि तुलसीदास रचना किसकी है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। भारतीय संविधान में नागरिकता किस देश के संविधान से ली गई है? तो भाई आप लोगों को ध्यान रखना कि भारतीय संविधान में जो नागरिकता हो वो कहाँ पे है, कहाँ पे रखी गई है, तो भाग 2 में रखी गई है। और जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 5 से 11 तक जो है नागरिकता की चर्चा की गई है ना। ये नागरिकता जो भारतीय संविधान में इंग्लैंड के संविधान से। क्वेश्चन नंबर 22 है, किस वर्ष नागरिकता संशोधन के तहत नागरिकता प्राप्त करने के लिए माता और पिता दोनों को वंश माना गया? तो आप लोग ध्यान देना कि पहले क्या होता था कि जो माता और पिता है उनमें से केवल पिता को ही वंश माना जाता था, वंश के आधार पर नागरिकता लेने के लिए। परंतु जो अब है, अब क्या हो गया है कि माता और पिता दोनों को ही वंश माना जाता है। तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन पूछा गया है कि किस वर्ष किस नागरिकता संशोधन के तहत, है ना, या किस वर्ष के नागरिकता संशोधन के तहत। तो नागरिकता से संबंधित जो है, जो पहली बार नागरिकता संशोधन अधिनियम पारित हुआ था वो हुआ था 1986 में, है ना। और जबकि दूसरा संशोधन हुआ था 1992 में। ये जो दूसरा संशोधन हुआ था 1992 में, इसी के तहत माता और पिता दोनों को ही क्या माना गया था, वंश माना गया था। तो इसको आप लोग ध्यान देना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। इनमें से किस याचिका के आधार पर कर्मचारियों की संवैधानिक जांच के आदेश जारी किए जाते हैं? तो कर्मचारियों की जो संवैधानिक जांच है वो किसके आधार पर की जाती है? जैसे आप लोग ये देखना, आपको उत्प्रेषण क्या होता है कि जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि स्टे ऑर्डर लिया जाता है भाई, है ना। कहाँ क्या लिया जाता है, स्टे ऑर्डर लिया जाता है। तो स्टे ऑर्डर जो है तब लिया जाता है जैसे आपको लगता है कि भाई हमारा जो न्यायालय है वो जांच सही से नहीं कर रहा है और आप जो है जिला न्यायालय में जा रहे हो, और फिर जिला न्यायालय से जो है आप क्या करते हो, हाई कोर्ट में जाते हो, फिर वहाँ पे स्टे ऑर्डर लेते हो। तो इसको कहते हैं उत्प्रेषण, है ना। तो ये ऊपर वाला न्यायालय नीचे वाले न्यायालय पर लगाता है। दूसरा है आपका प्रतिषेध। प्रतिषेध होता है कि जब न्यायालय जो है कोई गलत निर्णय देता है तो फिर ऊपर वाले न्यायालय में आप याचिका दायर करते हो। जैसे उच्च न्यायालय ने गलत निर्णय दिया और फिर आप जो है सुप्रीम कोर्ट में जाते हो, सुप्रीम कोर्ट जो है इसको दोबारा ओपन करता है केस को, तो इसको कहते हैं प्रतिषेध, है ना। अब बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है कि जैसे बंदी होता है, किसी व्यक्ति को बंदी बनाया जाता है तो 24 घंटे के अंदर क्या है, कोर्ट में उसको क्या करना पड़ता है, पेश करना पड़ता है। तो 24 घंटे के अंदर अगर पुलिस कोर्ट में पेश ना करे बंदी को, तो वहाँ पे बंदी प्रत्यक्षीकरण का जो है क्या है, केस आप फाइल कर सकते हो, किसके ऊपर, पुलिस के ऊपर, है ना। और अधिकार परीक्षा का मतलब होता है जब कोई सरकारी कर्मचारी अपना कार्य सही से नहीं कर रहा है ना, या फिर अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर, है ना, अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर कार्य करता है। जैसे नौकरी पुलिस की है और उसका पुलिस थाना जो है देहरादून में और हरिद्वार में जाके जो है क्या कर रहा है, ड्यूटी कर रहा है, तो अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर कर रहा है। या फिर जैसे आप पुलिस सिपाही की बात करते हो तो जो 2 स्टार वाला होता है उसको चालान काटने का अधिकार होता है, पर जो सिपाही होता है उसको चालान काटने का अधिकार नहीं है। तो सिपाही अगर चालान काट देता है तो उस पर जो है अधिकार परीक्षा का जो है क्या लगाया जा सकता है, ये याचिका दायर की जा सकती है। तो इसको आप लोग ध्यान देना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। इनमें से कौन व्यक्ति हैं जो भारत के मुख्य न्यायाधीश, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के पद पर रह चुके हैं? तो आप लोग ध्यान देना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोहम्मद हिदायतुल्लाह। मोहम्मद हिदायतुल्लाह एक ऐसे व्यक्ति है जो भारत के मुख्य न्यायाधीश भी बन चुके हैं, भारत के उपराष्ट्रपति भी बन चुके हैं और भारत के राष्ट्रपति भी बन चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। किस मामले में राज्यपाल राष्ट्रपति से अधिक शक्तियां प्राप्त है? मतलब राज्यपाल के पास राष्ट्रपति से ज़्यादा शक्तियां जो है किस मामले में प्राप्त है? विधायी शक्तियां हैं,
या फिर आपात शक्तियाँ है या विशेषाधिकार है या विवेकाधिकार है। तो आप लोग ध्यान देना, जो विवेकाधिकार की शक्तियाँ हैं वो राष्ट्रपति से भी ज़्यादा है राज्यपाल को। जैसा आप लोग देखना विवेकाधिकार शक्तियाँ क्या होती है, जैसे केंद्र सरकार है तो संसद में कोई विधेयक पारित होता है तो उस पर लास्ट में राष्ट्रपति सिग्नेचर करते हैं, और राज्य में जब विधेयक पारित होता है तो राज्य में जो विधानसभा में या विधान परिषद में विधेयक पारित होता है उस पर राज्यपाल सिग्नेचर करते हैं। तो जब राज्यपाल और राष्ट्रपति सिग्नेचर करते हैं तो उनके पास जब कोई विधेयक जाता है किस राष्ट्रपति के पास या राज्यपाल के पास, तो क्या होता है, उनको 3 प्रकार की शक्तियाँ सेम होती है। जैसे वो उस पर क्या कर देंगे, या तो हस्ताक्षर कर देंगे, हस्ताक्षर नहीं करेंगे तो उसे जो है पुनर्विचार के लिए लौटा देंगे, और पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाएंगे तो उस पर जो है वीटो पावर का इस्तेमाल करके जो है उसे क्या कर देंगे, रोक लगा देंगे उस पर, है ना। और चौथी शक्ति जो है वो राज्यपाल के लिए अधिक है कि राज्यपाल जो है उस विधेयक को जो है वहाँ पर रोक के और बाद में क्या कर देगा, वो राष्ट्रपति के पास भेज देगा, पर राष्ट्रपति तभी देखेगा उसको जब राज्यपाल उसके पास भेजेगा। तो ये राज्यपाल की शक्ति जो है विवेकाधिकार की शक्ति है, जो राष्ट्रपति से भी क्या है, अधिक उसे प्राप्त है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। किस मुगल बादशाह के काल को स्थापत्य कला का स्वर्णिम युग कहा जाता है। देखो ये क्वेश्चन जो है 2 तरीके से पूछा जाता है कि किस मुगल बादशाह को स्थापत्य काल का स्वर्णिम युग कहा जाता है और किस बादशाह को कला का स्वर्णिम युग कहा जाता है। तो कला का पूछेगा तो जहांगीर का है ना, चित्रकला का कौन है, जहांगीर है, और स्थापत्य कला का कौन है, शाहजहां। की स्थापत्य कला का मतलब है कि जो मतलब बिल्डिंग से संबंधित है, जिसने मतलब इमारतें वगैरह जो है बनाई है सबसे ज़्यादा। तो आप लोग शाहजहां की बात करोगे तो उन्होंने जो है क्या किया है, भवन निर्माण के मामले में जो है काफ़ी जो है शिल्पकला विज्ञान के मामले में, भवन निर्माण के मामले में काफ़ी ख्याति प्राप्त करी। जैसे ताजमहल भी शाहजहां ने बनाया है ना। लाल किला देखो दिल्ली का, वो भी शाहजहां ने बनाया। दिल्ली का और जामा मस्जिद है दिल्ली की, वो भी शाहजहां ने बनाई है ना। और आगरा की जामा मस्जिद है वो भी शाहजहां ने। इस प्रकार से जो कई चीज़ें बनाई है, तो शाहजहां स्थापत्य कला का स्वर्णिम युग जो है किस काल को कहा जाता है, शाहजहां के काल को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। किस मुगल बादशाह को घृणित कायर के नाम से भी जाना जाता है। तो आप लोग ध्यान देना भाई, यहाँ पे जैसे जहांदार शाह है, इनके बारे में भी पूछा जाता है, फर्रुखसियर के बारे में पूछा जाएगा, बहादुर शाह प्रथम के बारे में पूछा जाएगा। वैसे इनके बारे में, अहमद शाह बहादुर के बारे में जो है उतना ज़्यादा नाम नहीं पूछा जाएगा, परंतु फिर भी देख लो ज़रा सबके बारे में कि जो जहांदार शाह है उन्हें क्या कहा जाता था। मुगल जहांदार शाह जो था, इन्हें जो है लंपट मूर्ख कहा जाता था। क्या कहा जाता था, लंपट मूर्ख। तो लंपट मूर्ख किसे कहा जाता था, जहांदार शाह को। फर्रुखसियर की बात करोगे तो फर्रुखसियर को क्या कहा जाता था, घृणित कायर। तो घृणित कायर किसे कहा जाता, फर्रुखसियर को। बहादुर शाह प्रथम जो थे, इन्हें कहा जाता था शाह ए बेखबर, है ना। शाह ए बेखबर किसे कहा जाता था, बहादुर शाह प्रथम। तो जो अहमद शाह बहादुर है, अहमद शाह बहादुर के बारे में इतना ध्यान रखना है कि इनके शासनकाल में, अहमद शाह बहादुर के शासनकाल में जो अहमद शाह अब्दाली है, उसने भारत पर कितने बार, 7 बार आक्रमण किया था, है ना। तो ये भी आप लोग ध्यान देना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। शेर शाह सूरी को शेर खान की उपाधि किसने दी थी। तो शेर शाह सूरी ये जो खुद दक्षिणी बिहार के शासक थे भाई, बाहर खान लोहनी। जो बाहर खान लोहनी थे, ये दक्षिणी बिहार के शासक थे, और इनके सेना में जो है शेर शाह सूरी उस समय काम किया करते थे। तो शेर शाह सूरी ने इन्हें जो है एक तेंदुए से बचाया था, और जिसके उपलक्ष्य में इन्होंने जो है सेना में एक अच्छा पद भी पाया। और क्या हुआ, इनको जो है बाहर खान लोहनी ने क्या किया था, शेर खान की उपाधि भी दी थी। तो याद रखना, बाहर खान लोहनी ने जो है शेर खान की उपाधि दी थी शेर शाह सूरी को। अगला क्वेश्चन देखते हैं 29। शिवाजी के अष्टप्रधान नामक मंत्री परिषद में पंडित राव का पद होता था। बहुत इंपॉर्टेंट पद था। पद तो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। जैसे आप लोग ध्यान देना कि जो पत्रचार विभाग था, पत्रचार विभाग क्या, कौन सा पद हुआ करता था, तो ये सचिव का पद हुआ करता था, है ना। और या फिर इसको बोलते थे चिटनीस। क्या बोलते थे, चिटनीस या सचिव का पद होता था। जो विदेश मंत्री होता था उसे कहते थे सुमंत। उसे क्या कहते थे, सुमंत कहते थे विदेश मंत्री को, है ना। इसके अलावा जो आपका सैनिक का प्रधान होता था, सैनिकों का जो प्रधान होता था, उसे कहते थे सेनापति। और जो मुख्य सलाहकार होता था उसे कहते थे पंडित राव। तो इसका डी आंसर बिल्कुल सही है। मुख्य सलाहकार को शिवाजी का अष्ट प्रधान में क्या कहते थे, पंडित राव कहते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30।
भारत के मानक समय की याम्योत्तर नहीं गुजरती है। भारत के मानक समय की याम्योत्तर का मतलब है कि जो भारत का जो मानक समय लिया गया है, जैसे दुनिया का मानक समय लंदन से लिया गया है, वैसे ही भारत का मानक समय जो लिया गया है वो 82.5 डिग्री देशांतर रेखा से लिया गया है। कहाँ से? 82.5 डिग्री देशांतर रेखा से लिया गया है, ऊपर से नीचे की तरफ को। और ये कहाँ कहाँ से, किन राज्यों से गुजरता है? तो आप लोग देखिए, सबसे पहले ये यूपी से गुजरता है। ये किसी भी राज्य का नाम पूछा जा सकता है। यहाँ तो केवल ये पूछ रहा है कि किस राज्य से नहीं गुजरती है, तो किन्हीं भी राज्य से पूछ सकता है कहाँ कहाँ से गुजरती है। तो यूपी से गुजरती है, उसके बाद मध्य प्रदेश से गुजरती है, मध्य प्रदेश के बाद जो है छत्तीसगढ़ से गुजरती है। कहाँ से? छत्तीसगढ़ से भी गुजरती है। छत्तीसगढ़ के बाद उड़ीसा से गुजरती है, उड़ीसा के बाद जो है आंध्र प्रदेश से गुजरती है ना। तो इतने राज्यों से, ये 1 2 3 4 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कहाँ कहाँ से? यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से गुजरती है। तो कहाँ से नहीं गुजरती इनमें से? तो महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है। महाराष्ट्र जो है इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 31। भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? तो दैनिक तापांतर का मतलब होता है कि ताप जो है सबसे ज़्यादा और सबसे कम। जैसे रात को सबसे ज़्यादा ठंडा हो जाता है और दिन में सबसे ज़्यादा गर्म होता है, तो इनके बीच का अंतर, गर्म और ठंडे के बीच का अंतर जो है सबसे ज़्यादा किस राज्य में होता है? तो राजस्थान के मरुस्थल में होता है। तो इसका बी आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 32। इनमें से कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर नहीं है? तो भारत के पूर्वी तट पर नहीं है, तो आप लोग ये देखिए, भारत का मैप देख सकते हो आप, नीचे वाला एरिया। तो इसमें जो है पूर्वी तट ये वाला होता है और पश्चिमी तट ये वाला होता है। तो आप लोग इसमें देखना है कि जो चेन्नई है, सबसे पहला ऑप्शन में यहाँ पे चेन्नई दे रखा है, तो चेन्नई यहाँ पे पड़ता है। तो चेन्नई जो है भारत के पूर्वी तट में स्थित है। अगर आप पारादीप देखोगे तो पारादीप यहाँ पे उड़ीसा में पड़ता है, पारादीप। तो पारादीप भी पूर्वी तट पर ही स्थित है। और अगर आप कांडला देखोगे तो कांडला बंदरगाह जो गुजरात में, यहाँ पे पश्चिमी तट पर। तो इसमें कांडला जो है सही आंसर होना चाहिए। जबकि तूतीकोरिन बंदरगाह मन्नार की खाड़ी में पड़ता है, तमिलनाडु में। तूतीकोरिन बंदरगाह भी इस एरिया में है। तो इसका आंसर जो है सी आंसर सही है। ये पश्चिमी घाट में है, बाकी सारे के सारे ये पूर्वी तट पर है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। इनमें से कौन सी मिट्टी चाय बागानों के लिए उपयुक्त है? तो चाय बागानों के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी होती है अम्लीय मिट्टी। अगर आप अम्लीय मिट्टी की बात करोगे तो इसमें हाइड्रोजन की मात्रा जो है बहुत पाई जाती है। किसकी मात्रा? हाइड्रोजन की मात्रा पाई जाती है। और इसके अलावा इसका पीएच मान भी पूछा जा सकता है। तो पीएच मान इसका जो है 7.0 के आसपास रहता है ना। तो इसका आंसर क्या होगा? डी आंसर बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान जो मनीला में है। और मनीला कहाँ पड़ता है भाई? तो मनीला पड़ता है फिलीपींस में, है ना। तो फिलीपींस में पड़ता है, तो इसका आंसर ए सही है। इसके अलावा अगर आप देखो तो राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र पूछेगा, केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र भी पूछ सकता है, मतलब भारत का है, भारत के हिसाब से भी पूछ सकता है। तो कहाँ पे है भारत का या राष्ट्रीय? तो कटक में है। और कटक कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में। तो कटक या उड़ीसा में जो राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान है। और विश्व अनुसंधान या अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? मनीला में। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं 35। किस अनुच्छेद के तहत भारतीय नागरिकों को भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में संचरण करने की स्वतंत्रता प्राप्त है? तो आप लोग ध्यान देना भाई, क्या क्या चीज़ें हैं कि अगर आप अनुच्छेद 19 के फर्स्ट में देखोगे तो अनुच्छेद 19 के फर्स्ट में जो है नागरिकों को क्या है? बोलने की या वाक की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19 के सेकंड में देखोगे तो नागरिकों को सभा करने की स्वतंत्रता है। अगर अनुच्छेद 19 के थर्ड में देखोगे तो 19 के थर्ड में नागरिकों को संघ या संगठन बनाने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19 के फोर्थ में देखोगे तो नागरिकों को जो है संचरण या घूमने फिरने की स्वतंत्रता है। और अनुच्छेद 19 के 5 में देखोगे तो निवास या कहीं भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में निवास या बसने की स्वतंत्रता है। और अनुच्छेद 19 के 6 में देखोगे तो अनुच्छेद 19 के 6 में है भारत के किसी भी क्षेत्र में कारोबार या व्यापार करने की स्वतंत्रता है। परंतु यहाँ पूछ रहा है संचरण करने की या घूमने की स्वतंत्रता किसमें? ये बी आंसर सही है, अनुच्छेद 19 के 4 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं 36। तो ये 35 क्वेश्चन जो है, ये 35 नंबर पर ही एक अगला क्वेश्चन आ गया। किन राज्यों की विधानसभाओं को 70वें संवैधानिक संशोधन 1992? ये भी आप लोग ध्यान रखना, कौन सा संवैधानिक संशोधन पूछा? 70वां संवैधानिक संशोधन कब हुआ? 1992 के तहत राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेने का अधिकार प्राप्त है। यानी कि किस राज्य की विधानसभा इनमें जिनमें राष्ट्रपति चुनाव में जो है भाग लेने का अधिकार है जिनको, तो वो आपका जो है पुदुचेरी और दिल्ली है। क्योंकि पुदुचेरी और दिल्ली में ही अभी विधानसभा है ना पूरे देश में, ये केंद्र शासित प्रदेशों के हिसाब से अगर देखा जाए तो सी आंसर इसका सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 36।
शिवाजी का राज्य अभिषेक किसने किया था? तो भाई आप लोग देखिए, अगर जीजाबाई की बात करें तो जीजाबाई इनकी जो माता थी और इनके मार्गदर्शक और राजनैतिक गुरु, है ना। पूछेगा कि शिवाजी की राजनैतिक गुरु कौन थी? रामदास। रामदास कौन थे? तो रामदास शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे, है ना। क्या थे? आध्यात्मिक गुरु थे। और शाहजी जो भोंसले थे, शाहजी भोंसले इनके पिता का नाम था। किसके? शिवाजी के पिता का नाम था। और जो ये गंगा भट्ट थे, ये बनारस के एक विद्वान थे, बनारस के बहुत बड़े पंडित थे। और इन्होंने ही क्या है, शिवाजी का क्या किया था? राज्य अभिषेक किया था। तो राज्य अभिषेक भी किया था और इसी समय जो है शिवाजी को क्या मिली थी? छत्रपति की उपाधि भी मिली थी जब इनका राज्य अभिषेक हुआ था। तो किसने किया था? गंगा भट्ट ने। ये कहाँ के पंडित थे? ये आपका जो है बनारस के बहुत बड़े पंडित थे। अगला क्वेश्चन, सुरेश की माँ राधा के पिता राम का इकलौता पुत्र संजीव है। संजीव की पत्नी सीमा सुरेश की क्या लगती है? तो देखो इस टाइप का क्वेश्चन डायग्राम बना के आपको सॉल्व करना चाहिए। देखो कैसे करते हैं। सुरेश की माँ राधा, तो सुरेश की माँ राधा है, तो अगर सुरेश की माँ राधा है तो सुरेश की माँ राधा आपका ऊपर आ जाएगा, ये है ना, राधा हो गई ऊपर। और राधा जो है, राधा कह रहा सुरेश की माँ राधा के पिता राम है, तो राधा के पिता कौन है? राधा के पिता है राम। इसके बाद कह रहा जबकि राम का इकलौता पुत्र संजीव है, तो राम का इकलौता पुत्र कौन है? संजीव है। इसका मतलब जो संजीव है वो क्या है आपका? संजीव जो है राधा का भाई है, तो संजीव राधा का भाई है। और कह रहा संजीव की पत्नी सीमा, संजीव की पत्नी कौन है? सीमा है। तो संजीव की पत्नी अगर सीमा है तो जो सीमा है ना, सीमा सुरेश की क्या लगती है? तो सीमा सुरेश की क्या लगती है? तो ये इसके क्या है? ये इसकी माँ है और ये माँ का भाई है। तो माँ का भाई क्या हो गया? मामा, और मामा की पत्नी क्या होगी? मामी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मामी, बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 38। यदि 14 - 15 बराबर 9, 17 - 18 बराबर 5, 11 - 12 बराबर 3, तो 20 - 23 बराबर क्या होगा? इसका मान क्या होगा? देखो यहाँ पर रीजनिंग का क्वेश्चन है। रीजनिंग में कुछ भी नियम लग सकते हैं, परंतु जो नियम एक में लगेगा वही सब में लगने चाहिए। इसमें क्या किया है कि जो इसके इकाई का अंक है ना, जैसे 14 में इकाई का अंक 4 है और 15 में इकाई का अंक 5 है, तो केवल इनको ऐड किया गया है। तो 4 और 5 को ऐड कर दिया इन्होंने, तो 4 और 5 कितना होता है? 9, है ना। भले यहाँ माइनस लिखा है पर इसको क्या किया गया है? ऐड कर दिया है। और किसको? इकाई का अंक को, है ना। दूसरे में देखो आप लोग, तो 7 और 8 को ऐड किया गया है। तो 7 और 8 मतलब इकाई का अंक को ऐड किया, 7 और 8 कितना होता है? 15। तो 15 का क्या हो गया? 5। तो इसका आंसर आ गया 5। इसको देखो तो इसका इकाई का अंक 1 है और इसका इकाई का अंक क्या है? 2 है। तो 11 और 12 में इकाई का अंक 1 और 2 है, और 1 और 2 को अगर जोड़ा गया तो इसका क्या हो गया? 3 हो गया। और इसमें देखो 20 और 3 है, तो इसका इकाई का अंक 0 हो जाएगा और इसका इकाई का अंक क्या है? 3 है। तो 20 और 3 और 0 को जोड़ोगे तो 3 और 0 कितना हो जाएगा? 3 ही हो जाएगा। तो ये इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 39। दी गई श्रृंखला होगा ये में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? तो देखिए आप क्या क्या लिखा, 15, 7, 3, 3 और फिर आगे क्या आएगा? तो ये एक सीरीज बनी हुई है। तो देखो ये सीरीज, इस सीरीज का यूज कैसे हो रहा है? उसने क्या किया, जो पहला नंबर है ये 15 है, तो इसने क्या किया? 15 में 9 को माइनस किया है और उसमें प्लस 1 किया है। तो ये देखो कितना रहा? 15 में से 9 गया 6, 6 और 1 7, तो ये 7। तो अगला वाला नंबर आपको ये 7 वाला नंबर मिल गया। अब इसी 7 को लेके किया है इन्होंने 7, और यहाँ पे 9 माइनस किया था और अभी क्या कर रहा है? वो 7 माइनस कर रहा है ना। क्या कर रहा है? 7 माइनस कर रहा है। और इसमें क्या कर रहा है कि 3 ऐड कर रहा है, 3 ऐड कर रहा है ना। तो इसमें क्या हो रहा है? इसमें आप लोग देखिए 7 और 7 में से 7 गया तो 0 हो जाएगा, और 0 में 3 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? 3। तो आप लोग देखो ये वाला 3 मिल गया आपको, अगला नंबर मिल गया। आगे क्या कर रहा हो कि जो ये 3 है इसी 3 में करेगा। 3 में देखो पहले 9 माइनस किया, फिर 7 माइनस किया, अब कितना माइनस करेगा? 5, है ना। 9, 7, 5 मतलब 2 2 माइनस हो रहा है। और यहाँ पर देखो पहले 1 प्लस किया, फिर 3 प्लस किया, और अब कितने प्लस करेगा? 5, है ना। तो देखो 5 में से 5 गया 0 हो गया, और इसको आप 0 में ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा? फिर से 3 आ गया। तो आपका फिर से क्या आ गया? 3 आ गया। इसी प्रकार से अब लास्ट में देखोगे आप लोग तो क्या करोगे? 3, है ना। और 3 में फिर पहले 9, फिर 7, फिर 5, फिर अब क्या करोगे? 3। अब प्लस कितना करोगे आप यहाँ पे? 1, 3, 5, और यहाँ पे क्या करोगे? 7। तो ये देखो 3 में से 3 गया 0, और इसमें 7 को जोड़ोगे तो 7। तो 7 आपका आंसर आ जाएगा। इसका आंसर 7 बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो अवध में, अवध बोल देगा या फिर लखनऊ बोल देगा।
अवध या लखनऊ में जो 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था वो हजरत महल ने किया था। इसके अलावा अगर आप इनकी बात करोगे तो खान बहादुर खान ने जो है 1857 की क्रांति का नेतृत्व कहाँ से किया था, तो बरेली से किया था, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा लक्ष्मीबाई का भी बहुत महत्वपूर्ण है। लक्ष्मीबाई ने जो 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था, आपको पता होगा झांसी से किया था और ग्वालियर से किया था। तो झांसी और ग्वालियर पूछेगा तो किसका है, रानी लक्ष्मीबाई का। और बहादुर शाह जफर का पूछेगा तो बहादुर शाह जफर ने किया था दिल्ली से। या फिर 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, सिंपल अगर किसी जगह का नाम नहीं देगा तो भी बहादुर शाह जफर का ही नाम आएगा, दिल्ली से, है ना। और दिल्ली से जो है अगर बहादुर शाह जफर का नाम ऑप्शन में नहीं होगा तो आप लोग एक नाम और ध्यान रखना, क्या, बख्त खां, है ना। क्या रखोगे याद, बख्त खां। तो बख्त खां ने भी दिल्ली से ही किया था, है ना, सेना का नेतृत्व। अगला क्वेश्चन देखते हैं 41। प्रवासी भारतीय दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो 9 जनवरी को जो है प्रतिवर्ष प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, क्योंकि जो भारत के जो लोग हैं जो प्रवास कर चुके हैं विदेश में, उनको जो है भारत से जोड़ने के लिए मनाया जाता है। परंतु 9 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 9 जनवरी को इस दिन 1915 में महात्मा गांधी जो है अफ्रीका से, दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे थे, है ना। तो इसलिए इसको जो है ध्यान रखना। और जो 9 जनवरी क्या कहते हैं, 9 जनवरी से जो प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, ये कब से मनाया जाता है, तो ये भी ध्यान रखना। ये भी पूछा जा सकता है कि पहली बार कब मनाया गया था, तो 2003 में मनाया गया था, तो इसको भी ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। पहला क्रिकेट विश्व कप कब खेला गया था, यानी कि क्रिकेट का वर्ल्ड कप जो है सबसे पहले कब खेला गया था, तो 1975 में खेला गया था। और ये वर्ल्ड कप जो है ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज़ के बीच हुआ था। कहाँ पर और हुआ कहाँ पर था, तो लॉर्ड्स में हुआ था। और लॉर्ड्स कहाँ पर पड़ता है, इंग्लैंड में पड़ता है ना। और इसमें जो है वेस्ट इंडीज़ कौन रहा था, विजयी रहा था। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, तो इसमें एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि जो वर्ल्ड कप, विश्व वर्ल्ड कप है 1975 में, वो किसने जीता था, तो वेस्ट इंडीज़ ने जीता था, है ना। तो इसको आप लोग ध्यान देना। अगला क्वेश्चन देखते हैं 43। कुचिपुड़ी नृत्य की उत्पत्ति भारत के किस राज्य में हुई थी, तो कुचिपुड़ी नृत्य की जो उत्पत्ति वो भारत का आंध्र प्रदेश राज्य में हुई थी। इसके अलावा आप लोग ये भी ध्यान रखना कि जैसे भारतनाट्यम पूछ लेता है, तो भारतनाट्यम की उत्पत्ति कहाँ हुई थी, तो भारतनाट्यम की तमिलनाडु में है। कथक पूछ सकता है, तो कथक की कहाँ हुई थी, कथक की कहाँ हुई थी, यूपी में। कथक के अलावा मोहिनी अट्टम पूछ सकता है, तो मोहिनी अट्टम की कहाँ हुई थी, केरल में। और मोहिनी अट्टम के अलावा जो है कथकली की भी केरल में ही उत्पत्ति हुई थी। तो इन सभी चीज़ों को याद रखना, आप लोग किसी का भी पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 44। भारत में सती प्रथा का अंत कब हुआ था, तो भारत में सती प्रथा का अंत 1829 में हुआ था। और सती प्रथा का अंत जो है भारत में किसने किया था, या किस वायसराय के समय जो है सती प्रथा का अंत हुआ था भारत में, तो उस समय भारत के वायसराय विलियम बेंटिंग थे। कौन थे, विलियम बेंटिंग। और ये भी आप लोग ध्यान देना कि सती प्रथा का अंत करने में किस भारतीय का योगदान सबसे ज़्यादा रहा था, तो राजा राम मोहन राय का, है ना। और कब समाप्त हुई थी, 1829 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं 45। सन 1927 में बटलर कमेटी का उद्देश्य था, तो 1927 में जो बटलर कमेटी थी वो भारतीय जो भारत में जो है देसी रियासतें थी उनके बीच और ब्रिटिश शासन के बीच या ब्रिटिश भारत के बीच जो संबंध सुधारने के लिए जो है लाई गई थी। और ये जो इसका जो आंसर है वो भारत सरकार तथा देसी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना जो है, ये डी आंसर ही इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 46। 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी कारण है। देखो भाई, इसमें जो है बहुत ही ज़बरदस्त घटना है, क्योंकि इस दौरान क्या किया गया था कि जो इंग्लैंड की जो सरकार थी, जब भारत का माल इंग्लैंड में जाता था तो वहाँ पे जो है इनके ऊपर जो है टैक्स बहुत कम लगाया जाता था, यानी कि ना के बराबर। तो टैक्स जो है भारतीयों को कम मिलता था। और जो भारत में जो जब उनका माल आता था, इंग्लैंड का माल, तो यहाँ पर टैक्स जो है बहुत ज़्यादा लगाया जाता था। तो भारत का माल जब इंग्लैंड में जाता था तो उनका माल बिल्कुल 0% पे ही बिक जाए, बहुत ही कम, ना के बराबर बिकता था। और उनकी जो मशीनें जो यहाँ लगती थी वो बहुत ही ज़्यादा महंगी हो जाती थी। तो इसलिए जो है यहाँ पे क्या हुआ था कि इसमें जो उस वस्त्र के पतन का जो कारण बना भारत में, वो क्या बना कि ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च कर, है ना, ये जो माल का जो तट पर जो माल था उस पर जो है मतलब कर जो है बहुत ज़्यादा कर दिया था। तो सी आंसर इसका सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 47।
राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो भाई राजनीतिक सुधार करने वाले पहले जो सुधारों का विरोध करने वाले जो पहले भारत थे, है ना, जो सुधारों को लेकर जो राजनीतिक सुधार चाहते थे भारत में, वो दादा भाई नेहरू जी थे। दादा भाई नेहरू जी के बारे में अगर आप सुनोगे तो 1853, पहले तो 1853 याद रखना कि 1853 में इन्होंने क्या किया था, बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना की थी। किसके लिए? राजनीतिक सुधारों को लेकर जो विरोध करने वाले थे उसके हिसाब से, है ना। 1853 में किसकी स्थापना की थी? बॉम्बे एसोसिएशन की। और 1867 में, है ना, 1867 में इन्होंने क्या किया था, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना भी की थी और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना भी की थी, है ना। और ये जो है इंग्लैंड में, इंग्लैंड की जो संसद थी उसके निचले सदन में हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य भी थे ये, है ना। तो ध्यान रखना, बहुत बड़े काम किए इन्होंने दादा भाई नेहरू जी ने। तो ये आंसर बिल्कुल इसका सही है। अगला क्वेश्चन होता है 48, मसालों का बागान कहा जाने वाला राज्य है? तो क्योंकि भारत के केरल राज्य में सबसे ज़्यादा मसाले होते हैं इसलिए मसालों का बागान कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 49, भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्रफल किस राज्य में पाया जाता है? मतलब घने वनों का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा किस राज्य में पाया जाता है? तो आप लोग ध्यान देना, इसका आंसर जो है अरुणाचल प्रदेश है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में आपका जो है इतने वन जो है पाए जाते हैं। आप लोग देख रहे होंगे 20,858 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर जो घने वन पाए जाते हैं। और अगर मध्य प्रदेश की बात करोगे तो मध्य प्रदेश में 6,647 जो है। और आप इसके बाद महाराष्ट्र की बात करोगे तो 8,739 है ना। तो दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र और तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 50 क्वेश्चन, भारत में कोयला के 2 सबसे बड़े उत्पादक राज्य कौन से हैं? तो भारत में कोयले के जो 2 सबसे बड़े उत्पादक राज्य हैं वो है छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा। तो इसका बी आंसर बिल्कुल सही है। अगर आप छत्तीसगढ़ की बात करोगे तो छत्तीसगढ़ में 1,01,913 टन जो है आपका कोयला का उत्पादन होता है। और इसके बाद अगर आप सेकंड नंबर की बात करोगे झारखंड की, तो झारखंड में 96,278 के टन आसपास जो है, 1000 टन जो है क्या है, कोयले का उत्पादन किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51, इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कोयली, ये कोयली जो है गुजरात में पड़ता है। नागपट्टनम जो है ये आंध्र प्रदेश में नहीं, ये कहाँ पे है, ये तमिलनाडु में है। तो यही वाला जो इनमें से गलत है। अगर मुनालीगढ़ देखो तो ये असम में है ना। तो आप लोग ध्यान देना, नुमालीगढ़ भी असम में ही है। और मनीला देखोगे तो ये आपका मनाली जो है तमिलनाडु में है ना। तो मनाली कहाँ है? तमिलनाडु में। ये हिमाचल वाला मनाली मत समझ लेना आप लोग है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 52, किस मृदा को कम सिंचाई की आवश्यकता होती है क्योंकि वह मृदा को नमी रोक सकती है ना। तो जो काली मिट्टी होती है, क्योंकि काली मिट्टी जो है तीव्र जल धारण करने वाली क्षमता रहती है ना। ये जो काली मिट्टी है ये जो है जल धारण करने की सबसे ज़्यादा क्षमता रहती है इसमें, इसीलिए जो है इस मिट्टी में जो है कम सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। और इस मिट्टी को स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है। तो एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन आता है स्वतः जुताई वाली मिट्टी किसे कहा जाता है? तो काली मिट्टी को ही कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 53, मीठे पानी की कल्पसर परियोजना अवस्थित है? मतलब मीठे पानी की जो ये योजना है ये कहाँ पे है? कल्पसर योजना, तो ये ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन और कृषि के लिए जो है जल को या पीने योग्य जल का और औद्योगिक प्रयोगों में आने वाले जल का जो है प्रबंध करने वाली योजना है। और ये योजना जो है गुजरात में, आप लोग ध्यान देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम में कभी भी कहीं भी किसी भी एग्जाम में आ सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 54, निम्नलिखित में से किस एक राज्य में सुइल नदी परियोजना स्थित है? तो सुइल नदी परियोजना हिमाचल प्रदेश में स्थित है। आप लोग ध्यान देना, ये जो है हाइड्रोलिक पावर योजना है और ये इसीलिए इम्पोर्टेंट है, पूछ लेगा हिमाचल प्रदेश में कौन सी योजना हाइड्रोलिक पावर योजना है? तो सुइल पावर योजना है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं 55, जंगली गधों का अभ्यारण्य कहा जाता है तो कहाँ है? मतलब जंगली गधों का जो अभ्यारण्य है ये भी गुजरात में है, कच्छ के रण के पास स्थित है ये। और इसमें आप लोग ध्यान देना कि भारत का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है ना, जिसकी स्थापना 1972 में हुई थी, ये भी पूछा जा सकता है। और ये जंगली गधों के लिए जाना जाता है ना। तो ये भारत का सबसे बड़ा जो है अभ्यारण्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 56, अशोक मेहता समिति निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश की थी अशोक मेहता समिति ने? तो आप लोग ध्यान देना, जो अशोक मेहता समिति है वो पंचायत राज की द्विस्तरीय, मतलब पंचायती राज समिति, आपको पता होगा पंचायती राज
समिति जो है वो बलवंत राय मेहता से संबंधित है। बलवंत राय मेहता को लिया था, इसको जो है इसको नकार दिया था भारत सरकार ने या संविधान ने, और इसको जो पंचायती राज की द्विस्तरीय सरकार का जो इन्होंने क्या दिया था, सुझाव था, जिसमें एक मंडल पंचायत था और एक जिला पंचायत था। परंतु जो बलवंत राय मेहता है इसमें क्या क्या ग्राम पंचायत है, जिला पंचायत यानी कि जिसको क्षेत्र पंचायत बोलते हैं, एक क्षेत्र पंचायत है और एक जिला पंचायत है, जबकि इनके इसमें कौन था, मंडल पंचायत और जिला पंचायत ही था, दो, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं 57। निम्नलिखित में से कौन सी एक रिट न्यायालय में कार्यवाही लंबित होने की दिशा में लागू की जाती है? तो इसका आंसर बिल्कुल सी आंसर सही होगा। तो ये कार्यवाही में लंबित, जो आपका न्यायालय में कोई कार्यवाही लंबित हो जाती है उसके इस पर लगता है ना। जैसा हमने परमादेश बताया था, तो किसी के ऊपर जो आदेश, अगर कोई अपनी नौकरी जो है सही से नहीं कर रहा तो उस पर परमादेश लगता है ना। और अधिकार परीक्षा उस पर लगती है जो अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर की नौकरी करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 58। संसद द्वारा संकट काल की घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि का अंतराल होना चाहिए? तो जो संसद है वो जो है क्या करती है, जैसे कोई आपातकाल लगाना हो तो आपातकाल की घोषणा तो राष्ट्रपति कर देगा मंत्रिमंडल की सलाह पर, परंतु बाद में जो है आपातकाल जब लगाया जाता है, राष्ट्रीय आपातकाल, तो उसमें जो है जो संसद होता है तो संसद को 1 महीने के अंदर अंदर क्या होना होता है, उसे जो है जो संसद है उसका अनुमोदन करना होता है, मतलब उसको जो है क्लियर करना होता है कि हाँ ये आपातकाल सही है, नहीं तो वो हट जाएगा। और जब ये हो जाएगा तो ये आगे के 6 महीने तक जो है क्या हो जाता है, लागू हो जाता है। तो आप लोग ध्यान देना कि संसद का जो अनुमोदन है वो कितने महीने में मिलना चाहिए, 1 महीने में। और फिर संसद का अनुमोदन मिल जब जाता है तो जिस दिन घोषणा होती है उस दिन से 6 माह तक ये क्या हो जाता है, कंटिन्यू हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा आज तक कितनी बार की गई है? तो ध्यान रखना, भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा अभी एक बार भी नहीं हुई है। अगर आप राष्ट्रीय आपातकाल की बात करोगे तो ये पूछा जा सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा जो है भारत में अब तक 3 बार हो चुकी है, और जो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा 3 बार हुई है उनमें एक घोषणा हुई थी 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान, दूसरी 1971 में हुई थी, है ना, भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान, और तीसरी 1975 में हुई थी, ये इंदिरा गांधी ने लगवाया था। और ये किस आधार पर लगी थी? आंतरिक अशांति के आधार पर लगी थी, जो अभी संविधान में है ही नहीं, जिसे हटा दिया गया है, और पहले भी नहीं था, है ना। तो आप लोग इसको ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। उत्तर प्रदेश विधान परिषद में सर्वाधिक बहुमत किस पार्टी का? तो उत्तर प्रदेश जो है विधान परिषद में अभी चुनाव हुए हैं, जिसमें बीजेपी को जो है 33 सीटें प्राप्त हुई है, और जो बीजेपी है इनके पास जो है 35 सीट पहले ही सी थी, तो इनके पास जो है 68 सीट जो है टोटल हो गई है। और सेकंड नंबर पर विधान परिषद यूपी विधान परिषद में 17 सीट लेकर जो है सपा है। तो इसको ध्यान देना, इसका आंसर है भाजपा, डी आंसर बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं 60। कुमाऊं में कुलीन ब्राह्मण प्रथा, हल नाच चलाने की प्रथा थी ये, इसे जो है 1928 में बागेश्वर में स्वयं हल चलाकर किसने तोड़ा था? तो आप लोग ध्यान देना, जो इसका जो आंसर है वो हरगोविंद पंत है, क्योंकि जो हरगोविंद पंत है, पहले इनका जन्म भी ध्यान रखना भाई, इनका जन्म जो है अल्मोड़ा में हुआ था 1985 में, है ना। अगर आप एग्जैक्ट देखते हो तो 19 मई 1985 को जो है इनका जन्म हुआ था, है ना, चितई गांव में। चितई गांव कहाँ पड़ता है? अल्मोड़ा में पड़ता है। इन्होंने जो सामाजिक कुप्रथा थी और अंग्रेजों की जो मतलब अत्याचार थे उनके विरोध जो है उनके विरुद्ध जो है काफ़ी गए ये, और ये इन्होंने जो कुमाऊं परिषद का गठन भी किया था 1916 में, है ना। तो आप लोग ध्यान देना, कुमाऊं परिषद का गठन हालांकि क्या कहते हैं, गोविंद बल्लभ पंत, बद्रीदत्त पांडे और उनके साथ थे, और इनके साथ जो हरगोविंद पंत भी थे, है ना। तो इनको ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 62। बैरिस्टर मुकुंदीलाल का जन्म कहाँ हुआ था? तो बैरिस्टर मुकुंदीलाल का जन्म जो है पाटली गांव में हुआ था, चमोली में। तो पाटली गांव चमोली में इनका जन्म हुआ था। तो इनके बारे में कुछ और चीज़ें भी आप लोग जान लो कि इनका जो जन्म हुआ था वो 14 अक्टूबर 1885 को हुआ था। कब हुआ था? 14 अक्टूबर 1885 को हुआ था। और कहाँ हुआ था इनका जन्म? पाटली गांव चमोली में हुआ था। इन्होंने 1920 में, ये ध्यान रखना आप लोग, 1920 में क्या हुआ था कि अमृतसर में कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था, विशेष अधिवेशन, उस अधिवेशन में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व किया था। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा 1920 में अमृतसर कांग्रेस में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो बैरिस्टर मुकुंदीलाल ने किया था। इसके अलावा लैंसडाउन में उन्होंने कांग्रेस की स्थापना भी की थी, है ना। तो ये भी आप लोग ध्यान देना। अगला क्वेश्चन देखते हैं 63।
काशीपुर में प्रेम सभा की स्थापना किसने की थी? तो ध्यान रखना, काशीपुर में जो प्रेम सभा की स्थापना की थी तो गोविंद बल्लभ पंत ने की थी। और जो गोविंद बल्लभ पंत है भाई, आप लोग ध्यान देना, ये यूपी के पहले मुख्यमंत्री थे। हालांकि ये उत्तराखंड के थे, परंतु उत्तर प्रदेश के है ना, ये उत्तराखंड के खूंट गांव के थे। और खूंट गांव कहाँ पड़ता है? अल्मोड़ा में, है ना। उत्तराखंड के अल्मोड़ा के खूंट गांव के थे ये कौन? गोविंद बल्लभ पंत। और यूपी के, है ना, उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। जहां अभी योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री है, उस राज्य के पहले मुख्यमंत्री थे, याद रखना। और भारत के चौथे गृह मंत्री भी रह चुके हैं। और 1957 में, 1957 में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1957 में इन्हें भारत रत्न भी प्राप्त हुआ था। तो भारत रत्न कब प्राप्त हुआ था? 1957 में। बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं 64। किसने 1930 में जंगलात कानून के विरुद्ध सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया था? तो जंगलात कानून के विरुद्ध जो है, इनमें से किसी ने भी सविनय अवज्ञा आंदोलन नहीं चलाया था। किसने चलाया था? तो हर्षदेव ओली। हर्षदेव ओली का नाम सुना होगा आप लोगों ने। जो हर्षदेव ओली है, काली कुमाऊं का शेर भी कहते हैं इन्हें, है ना। तो काली कुमाऊं का शेर हर्षदेव ओली को कहते हैं। उन्होंने ही क्या है, 1930 में जंगलात कानून के विरुद्ध जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन तोड़ा था। तो इसका आंसर इनमें से कोई नहीं है। तो आप लोग ध्यान देना, हर्षदेव ओली इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है 60। 1919 में लाहौर कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में किसने कुमाऊं क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया था? तो ध्यान रखना भाई, कुमाऊं का प्रतिनिधित्व जो है 1929 के जो लाहौर का अधिवेशन हुआ था, किसने किया था? तो हर्षदेव ओली ने ही किया था। और जो हर्षदेव ओली है, इनका जन्म जो है, अभी मैंने बताया था कि कहाँ हुआ था? 1890 में हुआ था इनका जन्म, है ना। 4 मार्च 1890 में हुआ था। तो गोसानी या खेती खान, है ना, गोसानी गांव या खेती खान गांव में हुआ था। और ये कहाँ पड़ता है? चंपावत में पड़ता है, उत्तराखंड के चंपावत में, है ना। तो लाहौर अधिवेशन में जो है उत्तराखंड का नेतृत्व बोल सकता है या फिर कुमाऊं का नेतृत्व बोल सकता है। किसने किया था? तो किसने किया था? हर्षदेव ओली ने किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। उत्तराखंड की धरती पर आंदोलन की शुरुआत जो किसने की थी? ये आंदोलन का मतलब यहाँ पे स्वतंत्रता आंदोलन की बात हो रही है। जब महात्मा गांधी ने जो है क्या क्या सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया था, तो उसी दौरान जो है क्या हुआ था कि जो प्रयाग दत्त पंथ थे, इन्होंने उत्तराखंड में भी आंदोलन चलाया था। ये प्रयाग दत्त पंथ जो है पिथौरागढ़ के रहने वाले थे। और जब इन्होंने यहाँ पे ये आंदोलन चलाया था 1921 में, कब चलाया था? 1921 में जब आंदोलन चलाया था असहयोग आंदोलन के मतलब पक्ष में, तो यहाँ पे धारा 44 भी लग गई थी। कहाँ पे? कुमाऊं में। और यहाँ पे जो है जुबानबंदी भी किया गया था। जुबानबंदी मतलब कि इसे जुबानबंदी किया गया था कि ये मतलब कुछ बोलेगा नहीं। तो ये बिल्कुल इसका सही आंसर है, प्रयाग दत्त पंथ। अगला क्वेश्चन देखते हैं 67। उत्तराखंड से जेल जाने वाले प्रथम स्वतंत्रता सेनानी कौन थे? देखो भाई, इसी क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कुली बेगार आंदोलन के दौरान जेल जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो कुली बेगार भी लिख सकता है। तो ये मोहन सिंह मेहता जो है इसका सही आंसर है। ये मोहन सिंह मेहता जो है शिक्षाविद थे। ये भी पूछा जा सकता है इनका व्यवसाय क्या था? ये शिक्षाविद थे, है ना। और ये जो है कुली बेगार आंदोलन के दौरान जेल जाने वाले पहले व्यक्ति थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं 68। ब्रिटिश सरकार ने किसे राय बहादुर की उपाधि दी थी? तो शोभन सिंह जिन्ना को जो है ब्रिटिश सरकार ने राय बहादुर की उपाधि दी थी। ये शोभन सिंह जिन्ना जो है कहाँ के रहने वाले थे? तो उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के रहने वाले थे ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं 69। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने जीवन भर खादी पहने और विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार का व्रत लिया और अपने नाम के आगे जातिवाद शब्द भी हटा दिया? तो ये भाई इनका नाम था भक्त दर्शन। जो ये भक्त दर्शन थे भाई, ये भक्त दर्शन जो राजनीतिक कार्यकर्ता थे। और ये भक्त दर्शन को जो है गढ़वाल का गांधी, याद रखना, भक्त दर्शन को गढ़वाल का गांधी भी कहा जाता है। और जो ये भक्त दर्शन थे, इनका मूल नाम था राज दर्शन। ये भी पूछा जा सकता है कि भक्त दर्शन का मूल नाम क्या था? तो राज दर्शन था। और इनका जन्म जो है 12 फरवरी 1912 को भौराड़ में हुआ था। 12 फरवरी 1912 को भौराड़ में हुआ था। और भौराड़ कहाँ पड़ता है? पौड़ी गढ़वाल में पड़ता है। तो इसको ध्यान रखना भाई भक्ति दर्शन के बारे में। अगला क्वेश्चन देखते हैं 70। श्रीदेव सुमन का जन्म कहाँ हुआ था? तो आपको पता होगा श्रीदेव सुमन का जन्म जो है जौल गांव टिहरी गढ़वाल में हुआ था। तो ये क्वेश्चन जो है पिछले पेपर में भी शायद आया था। तो इस तरीके से जब आप बहुत सारे पेपर रिपीट कर देते हो तो इसी तरीके से जो है क्वेश्चन भी रिपीट होते रहते हैं और यही क्वेश्चन लगातार एग्जाम में आते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं 71।
हिमपुत्र या धरतीपुत्र के नाम से किसे जाना जाता है? तो हिमपुत्र या धरतीपुत्र के नाम से हेमवती नंदन बहुगुणा को जाना जाता है, जिनके नाम से HNB गढ़वाल यूनिवर्सिटी भी है ना। हेमवती नंदन गढ़वाल यूनिवर्सिटी भी जो है इनके नाम पे है। और जो हेमवती नंदन बहुगुणा जो थे, है ना, इनका थोड़ा सा आप लोग और चीज़ ध्यान रखना है। इनका जन्म जो है 25 अप्रैल 1919 को बधाणी गांव में हुआ था। और बधाणी गांव है ना, कौन सा गांव? बधाणी, है ना। बधाणी गांव कहाँ पड़ता है? तो बधाणी गांव पौड़ी गढ़वाल में पड़ता है। और ये 2 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके। एक बार क्वेश्चन आया था कि इनमें से कौन उत्तर प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं? तो हेमवती नंदन बहुगुणा जो है 2 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, 1973 और 1974 से 1975 तक, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं 72। निम्नलिखित में से कौन मानवाधिकार आयोग और वित्त आयोग के भी अध्यक्ष रह चुके हैं? तो आप लोग ध्यान देना भाई, कृष्णकांत पंत, है ना, केसी पंत शॉर्ट में लिखते हैं। तो केसी पंत जो है मानवाधिकार आयोग और वित्त आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। 10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे 1995 से 2000 तक, है ना। कौन से वित्त आयोग के थे? तो 10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। इसके अलावा ये भारत के रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। और आपको मालूम होना चाहिए जो कृष्णकांत पंत थे, ये भारत यूपी के पहले मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत के क्या थे? ये गोविंद बल्लभ पंत के ही पुत्र थे भाई, इसको भी ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है 73। कुमाऊं के सबसे प्राचीन कवि गुमानी कवि किस राजा के दरबारी कवि थे? गुमानी कवि वही थे जिनको गुमानी पंत बोलते हैं, है ना। ये गुमानी पंत जो है कहाँ के रहने वाले थे? नैनीताल के रहने वाले थे, है ना। आप लोग ध्यान रखना है इसको। तो नैनीताल के रहने वाले थे गुमानी पंत। और ये जो राजा हुआ करते थे गुमान सिंह देव, है ना, ये गुमान सिंह देव जो है काशीपुर नरेश थे, उनके राज कवि थे ये, उनके राज दरबार में रहा करते थे। और जो गृहसेन ने इनको कुर्मांचल का प्राचीन कवि भी कहा था। गृहसेन ने क्या कहा इन्हें? गुमानी पंत को कुर्मांचल का प्राचीन कवि। और इसी के साथ साथ संस्कृत और हिंदी के कवि थे ये, है ना। मेन रूप से ये संस्कृत और हिंदी के कवि थे। और ये कुमाऊं और नेपाली भाषा के प्रथम कवि माने जाते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन आया था एक बार कि कुमाऊं और नेपाली भाषा के प्रथम कवि कौन माने जाते हैं? तो गुमान कौन माने जाते हैं? तो गुमानी पंत या गुमानी कवि माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 74। निम्नलिखित में से देवज्ञ के नाम से जाना जाता है ना, या अभिनव बराहमिहिर की उपाधि भी मिली है जिन्हें। तो आप लोग ध्यान देना कि ये वाला क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है कि किसे देवज्ञ के नाम से जाना जाता है। तो देवज्ञ के नाम से मुकुंद राम बड़तवाल को जाना जाता है। जो मुकुंद राम बड़तवाल है, ये इनका जन्म जो है 1887 में खड़ा गांव पौड़ी में हुआ था, है ना। तो ये किस गांव के थे? पौड़ी के रहने वाले थे। और ये जो है संस्कृत के विद्वान भी थे और इसके साथ साथ ज्योतिष के विद्वान थे। और ज्योतिष के विद्वान होने के बावजूद ही इनको जो है देवज्ञ के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 75। सन्यासी, घृणामय, पर्दे की रानी, जहाज का पंछी नामक उपन्यास के लेखक कौन है? तो ये इनके जो ये सारी की सारी रचनाएं, इनके लेखक जो इलाचंद जोशी है। और आप लोग ध्यान देना, इलाचंद जोशी का जन्म पूछा जा सकता है। तो 13 सितंबर को जो है इनका जन्म हुआ था, 13 सितंबर 1903 को। 13 सितंबर 1903 को इनका जन्म हुआ था। और कहाँ हुआ था? अल्मोड़ा में। ये अल्मोड़ा के रहने वाले थे। इनका जन्म जो है अल्मोड़ा में हुआ था 13 सितंबर 1903 को। और इसके अलावा इनकी जो ये क्या कहते हैं उपन्यास लिखे गए, सन्यासी, घृणामयी, पर्दे की रानी, जहाज का पंछी, इसके अलावा धूप रेखा और आहुति। एक इनका जो धूप रेखा और आहुति भी इम्पोर्टेंट रचना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 76। पीताम्बर दत्त बड़तवाल का जन्म कहाँ हुआ था? तो पीताम्बर दत्त बड़तवाल का जन्म पाली गांव में हुआ था। पाली ग्राम जो है पौड़ी गढ़वाल में पड़ता है। और इनका जन्म जो है 2 दिसंबर 1901 को हुआ था। तो ये भी ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं 77। यमुना के बागी बेटे नामक पुस्तक किसने लिखी थी? बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है भाई। तो यमुना के बागी बेटे पुस्तक जो है विद्यासागर नौटियाल ने लिखी थी। और जो विद्यासागर नौटियाल है ये माली देवल गांव के थे। माली देवल गांव जो है टिहरी में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? टिहरी में पड़ता है। और इनका जन्म जो है 1933 में हुआ था। अगर आप एग्जैक्ट ध्यान रखोगे एग्जैक्ट डेट, तो 29 सितंबर 1933 को हुआ था। और कहाँ हुआ था? टिहरी के माली देवल गांव में। अगला क्वेश्चन देखते हैं 78। निम्न में से किसको इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड के नाम से जाना जाता है?
तो इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड के नाम से जो है शिव प्रसाद डबराल को जाना जाता है। ये शिव प्रसाद डबराल है, इनको चारण नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखना किसे चारण नाम से जाना जाता है, ऐसा क्वेश्चन कई बार आ जाता है। इनका जन्म पूछा जा सकता है, तो गहली गांव में इनका जन्म हुआ था। और जो ये गहली गांव है, गहली गांव जो है पौड़ी गढ़वाल में पड़ता है। और 13 नवंबर 1912 में जो है इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? 1912 में, 13 नवंबर 1912 को हुआ था इनका जन्म। अगला क्वेश्चन देखते हैं 79। चंद्र कुंवर बड़तवाल का जन्म रुद्रप्रयाग के किस गांव में हुआ था? तो चंद्र कुंवर बड़तवाल का जन्म जो है मालकोटी गांव में हुआ था। और इनका जन्म आप लोग ध्यान देना कि कब हुआ था, 20 अगस्त 1919 को हुआ था। और इसके अलावा एक चीज़ आप ध्यान रखना कि इन्हें हिंदी का कालिदास कहा जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि हिंदी का कालिदास किसे कहा जाता है, तो हिंदी का कालिदास चंद्र कुंवर बड़तवाल को कहा जाता है। तो इसमें थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक भी हो रखी है भाई लिखने में, तो आप लोग इसको समझ जाना कि बड़तवाल कैसे लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर 80। निम्न में से विकल्प पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो विकल्प पत्रिका का संपादन शैलेश मटियानी ने किया था। शैलेश मटियानी से आप एक चीज़ ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है बार बार कि शैलेश मटियानी का वास्तविक नाम क्या है? तो इनका वास्तविक नाम रमेश चंद्र मटियानी है। क्या है? रमेश चंद्र मटियानी। और इनका जन्म जो है 14 अक्टूबर 1993 को हुआ था। और कहाँ हुआ था? बड़े छीना गाँव में हुआ था। बड़े छीना कहाँ पड़ता है? अल्मोड़ा में। अगला क्वेश्चन देखते हैं 81। अनुभव के आकाश में चांद, महाकाव्य के बिना, घबराए हुए शब्द, ये रचनाएं जो है किसके द्वारा रची गई है? तो आप लोग ध्यान देना, ये रचनाएं जो है लीलाधर जगुड़ी की है। लीलाधर जगुड़ी का जन्म पूछा जा सकता है, तो 1 जुलाई को इनका जन्म हुआ था। 1 जुलाई 1944 को हुआ था। और 1 जुलाई 1944 को इनका जन्म कहाँ हुआ था? धनगढ़ गाँव में हुआ था। और ये धनगढ़ गाँव जो है कहाँ पड़ता है? टिहरी गढ़वाल में, धनगढ़ गाँव। तो धनगढ़ गांव में जो है लीलाधर जगुड़ी का जन्म हुआ था टिहरी गढ़वाल में। कब हुआ था? 1 जुलाई 1944, 1944। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 83। निम्नलिखित में से किसने नगोड़ा खामोश है, धनुष, यज्ञ नामक नाटकों की रचना की थी? तो गिरीश तिवारी गिरदा ने की थी। तो इसका बी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 84। समता साप्ताहिक पत्र प्रकाशन निम्न में से किसने किया था? ये समता जो पत्र था, ये साप्ताहिक पत्र था, मुंशी हरि प्रसाद टमटा ने जो है इसका संपादन किया था। और आप लोग एक चीज़ और ध्यान रखना, इनका जन्म पूछा जा सकता है, तो इनका जन्म 26 अगस्त 1987 को हुआ था। कब हुआ था? 26 अगस्त 1987 को हुआ था। और कहाँ हुआ था? अल्मोड़ा में हुआ था। ये भी ध्यान रखना, कहाँ हुआ था? अल्मोड़ा में। अगला क्वेश्चन देखते हैं 85। निम्नलिखित में से सुंदरलाल बहुगुणा में से कौन सा कथन गलत है? तो पद्मश्री पुरस्कार 1981 में मिला था, ये सही है। राष्ट्रीय एकता पुरस्कार उनको 1984 में मिला था, ये भी सही है। वृक्ष मानव पुरस्कार उनको 1985 में मिला था, ये भी सही है। तो डी आंसर होगा इसका, सही है ना, क्योंकि ये सभी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 86। निम्नलिखित में से किसने चिपको आंदोलन को गति देने के लिए दाल्यो का दगड़िया नामक संस्था का गठन किया? तो जो ये दाल्यो का दगड़िया नामक संस्था थी, इसका गठन जो है चंडी प्रसाद भट्ट ने किया था। ध्यान रखना भाई, चंडी प्रसाद भट्ट से जो है बहुत सारी चीज़ें पूछी जा सकती है। सबसे पहले तो इनका जन्म जो है 23 जून 1934 को आया था, 1934। 23 जून 1934 को इनका जन्म हुआ था। गोपेश्वर में हुआ था। और ये गोपेश्वर कहाँ पड़ता है? चमोली में पड़ता है ना। और ये क्या थे? पर्यावरणविद थे, बहुत बड़े पर्यावरणविद थे, जिस कारण इन्हें जो है 1982 में, है ना, क्या हुआ था? 1982 में इन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला था। 2005 में इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार मिला था। कब मिला था? 2005 में। 2005 में पद्म भूषण। और 2013 में इन्हें गांधी शांति पुरस्कार भी मिला था। गांधी शांति पुरस्कार कब मिला था? 2013 में। तो इसको ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं 87। चंडी प्रसाद भट्ट ने दसोली ग्राम स्वराज मंडल की स्थापना कब की थी? तो इन्होंने 1964 में जो है दसोली ग्राम स्वराज मंडल की स्थापना की थी। और बाद में जो है यही संस्था जो है बाद में चिपको आंदोलन की क्या बनी? चिपको आंदोलन की मातृ संस्था बनी थी, है ना। इसी कार्य के लिए जो इन्हें क्या मिला था? 1982 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार भी मिला था। अगला क्वेश्चन देखते हैं 88।
निम्न में से किसने टिहरी में अंजनीसैण में भुवनेश्वरी महिला आश्रम की स्थापना की थी? तो ये जो भुवनेश्वरी महिला आश्रम की स्थापना की थी ये स्वामी मनमथ ने की थी। और जो इसकी स्थापना जो हुई थी ये 1939 में हुई थी, 1939 में हुई थी। और वर्तमान में ये जो है उत्तरकाशी, टिहरी, चमोली, देहरादून में जो है लगभग 1611 गांव में क्या है कार्यरत है ना ये संस्था। अगला क्वेश्चन देखते हैं 89। गढ़वाल के प्रसिद्ध चित्रकार मूलाराम ने गढ़ राजवंश काव्य किस भाषा में लिखा था? तो इन्होंने जो गढ़ राजवंश काव्य लिखा था, कई बार पूछता है कि गढ़वाल के प्रसिद्ध गढ़ राजवंश काव्य किसने लिखा था? तो मूलाराम ने लिखा था। और ये जो है किस भाषा में लिखा गया था भाई? तो ब्रज भाषा लिख देगा। और या फिर आपका जो है वैसे बेस्ट आंसर तो इसका ब्रज भाषा है। ब्रज भाषा ना हुआ हिंदी होता तो हिंदी भी लिख सकते थे, क्योंकि ब्रज भाषा हिंदी की ही क्या है उपबोली है, एक है ना उपभाषा है, हिंदी की उपभाषा ही ब्रज भाषा है। तो आप लोग इसको ध्यान रखना थोड़ा है ना। बल्कि बैरिस्टर मुकुंदी लाल का नाम सुना होगा आप लोगों ने। तो जो बैरिस्टर मुकुंदी लाल है इन्होंने इनकी रचना को जो है लोगों में प्रचारित किया था 1969 में, है ना। तो आप लोग इसको ध्यान रखना। आप लोग ये भी आता है एग्जाम में क्वेश्चन कि जो प्रसिद्ध चित्रकार और जो लेखक थे मूलाराम, इन्होंने इनकी रचनाओं को जो है किसने प्रचारित किया था या किसने जो है सबके सामने लाया था? तो बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं 90। चोफला केदार नृत्य गीत, चोफला केदार नृत्य गीत के लिए निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध थे? तो चोफला केदार नृत्य गीत जो है इसके लिए इंद्रमणि बडोनी जो है क्या थे? प्रसिद्ध थे। और आप लोग ध्यान देना भाई इंद्रमणि बडोनी के लिए और क्या एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। जो इंद्रमणि बडोनी है, पहले तो इनका जन्म आप ध्यान रखना, इनका जन्म जो है अखोड़ी गाँव में हुआ था। अखोड़ी गाँव कहाँ पड़ता है? टिहरी गढ़वाल में। दूसरी बात, इनका जन्म हुआ कब था? तो इनका जन्म हुआ था 24 दिसंबर को हुआ था अखोड़ी गांव में 1925 को। 24 दिसंबर 1925 1925 को 24 दिसंबर 1925 को अखोड़ी गांव टिहरी गढ़वाल में इनका जन्म हुआ था। और ये जो है उत्तराखंड के गांधी के नाम से भी जाने जाते हैं, है ना। उत्तराखंड के गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं? इंद्रमणि बडोनी। और क्यों जाने जाते हैं? क्योंकि इन्होंने उत्तराखंड राज्य के लिए, पृथक उत्तराखंड राज्य के लिए, उत्तराखंड को अलग राज्य बनाने के लिए 1988 में क्या किया था कि 1988 में इन्होंने 105 दिन तक, कितने दिन तक? 105 दिन तक लगभग 2000 किलोमीटर की पैदल यात्रा की थी। और पैदल यात्रा कहाँ की थी? तवा घाट से लेकर और देहरादून तक की थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन बनता है 91। भीमताल में लोक संस्कृति संग्रहालय की स्थापना किसने की थी? तो भीमताल में जो लोक संस्कृति संग्रहालय है उसकी स्थापना यशोधर मठपाल ने की थी। और यशोधर मठपाल जो गीताधाम नैनीताल के रहने वाले थे। कहाँ के? गीताधाम नैनीताल के। और ये जो है चित्रकार, पुरातात्विकविद, रॉक कला और संरक्षणवादी जो है थे। तो बहुत ही खास थे। ये भी पूछा जा सकता है कि इनमें से जो है यशोधर मठपाल जो है किस क्षेत्र के थे? तो खिलाड़ी थे या चित्रकार थे, है ना। तो इस तरीके से पूछा जा सकता। तो ये क्या थे? एक चित्रकार और पुरातात्विकविद थे, है ना, कला वाले भी थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं 92। जिया रानी का उपनाम क्या है? तो भाई सबसे पहले तो ध्यान रखना कि जिया रानी का जो उपनाम है वो क्या है? प्योला, है ना। क्या है? प्योला। प्योला और पिंगला और प्यालो। प्योला, पिंगला और प्यालो जो है जिया रानी के ही उपनाम है। इसका आंसर क्या होगा? बी और सी दोनों है। इसके अलावा आप लोग एक चीज़ ध्यान रखना, इनका बचपन का नाम जो है क्या था? इनका बचपन का नाम था मौला देवी। क्या था? मौला देवी। तो मौला देवी किसका बचपन का नाम था? तो वो भी जिया रानी का ही बचपन का नाम था। और जो जिया रानी है ये जो है इसके अलावा आप लोग देखना नागकटी रानी तो कर्णावती को कहते हैं। तो कर्णावती को नागकटी रानी कहते हैं और जिया रानी को क्या कहते हैं? पिंगला, प्योला। और इनके बचपन का नाम था म्योला, है ना। तो आप लोग ध्यान रखें मौला जो है इनका बचपन का नाम था। अगला क्वेश्चन देखते हैं 94। कौसानी में लक्ष्मी आश्रम की स्थापना किसने की थी? तो कौसानी में लक्ष्मी आश्रम की स्थापना सरला बहन ने की थी। और जो ये सरला बहन है आपको पता होगा गांधीवादी सामाजिक कार्यकर्ता थी, जिनका जन्म क्या है? लंदन में हुआ था। 1901 में लंदन में इनका जन्म हुआ था। और इनको कैथरीन हाइलामाइन के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 90। गौरा पंत सिवानी का जन्म कब हुआ था? तो गौरा पंत सिवानी का जन्म जो है 1923 को हुआ था। परंतु कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है तो इसको एग्जैक्ट ध्यान रखना है आप लोग। गौरा पंत जो सिवानी थी उनका जन्म जो है 17 अक्टूबर को हुआ था। 17 अक्टूबर 1923 को इनका जन्म हुआ था। और हुआ कहाँ था? राजकोट में हुआ था। राजकोट,
राजकोट कहाँ पड़ता है? गुजरात में। तो इनका नाम पड़ा था ना, तो ये उपन्यासकार थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 96। पौरव वंश में नगद या व्यापार कर, है ना, नगद पर या व्यापार पर जो टैक्स लगता था उसे क्या कहते थे? तो भोग कहते थे। भोग बोल सकते हो या आप लोग, या फिर हिरण्य बोल सकते हो, है ना, भोग या हिरण्य कहते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं 97। पौरव वंश में ग्राम प्रशासन के सर्वोच्च अधिकारी को क्या कहा जाता था? तो पौरव वंश का जो ग्राम प्रशासन का जो सर्वोच्च अधिकारी होता था उसे कहते थे महतर। सी आंसर इसका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 98। राजा या राज परिवार की सुरक्षा करने वाला अधिकारी को पौरव वंश में क्या कहा जाता था? तो मतलब जो राजा की सुरक्षा करता था या राजा के परिवार की सुरक्षा करता था उसे पौरव वंश में क्या कहते थे? तो उसे कहते थे प्रतिहार। तो इसका बी आंसर बिल्कुल सही है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 100 क्वेश्चन। तालेश्वर अभिलेख किस राजवंश की जानकारी देता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो तालेश्वर अभिलेख है वो पौरव वंश की क्या देता है? जानकारी देता है। तो आज का प्रैक्टिस सेट यहीं पे समाप्त होता है, तो इसको आप पूरा अच्छे से देख लेना।